प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा जो सीटें हैं उसमें भाजपा और गठबंधन विजयी होगा। 7 चरणों में चुनाव की अभी चुनाव आयोग ने घोषणा की है। मैं 7 चरणों में चूंकि पहले भी चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक तंत्र है वह बूथ तक इतना मजबूत है कि सारे जो विपक्षी अर्थात इंडी गठबंधन है वह कहीं पर संगठनात्मक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो उपचुनाव होने वाले हैं हमारे उत्तर प्रदेश के और जो 26 विधानसभाओं के देश भर में चुनाव आयोग ने ऐलान किया है और 4 राज्य विधानसभाओं के जिसमें आंध्र, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल में हमारी सरकार है और बाकी राज्यों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा हमें विश्वास है। फेजेज में 7 फेजेज में इलेक्शन होगा। पिछली बार भी बंगाल में 7 फेजेज में इलेक्शन हुआ था। 19 तारीख से फर्स्ट फेज और सेकंड फर्स्ट फेज शुरू हो रहा है, तो हम इस डिसीजन का स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि पूरा पीसफुल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। सेंट्रल फोर्सेस की उपस्थिति, सीएपीएफ की उपस्थिति में पूरा इलेक्शन हो। देखिए, पूरी शांति बजाय व्यवस्था बना के रखना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, तो उनको चाहिए शांति व्यवस्था बनाने के लिए जितने कड़े कदम लेना है उतने कड़े कदम लेना चाहिए। चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव है। अब मैम, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 85 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाएं घर पर वोट डालें। Yeah, I mean, I'm as ready as I'm going to be, I think. I mean, the fact is, we probably thought it might be about 10 days sooner, but to be honest, 26 doesn't make very much difference. For me, because I'm already known to the people of Thiruvananthapuram for 15 years, 10 days more or 10 days less would not change things very much. Perhaps for the new candidate, it gives him a greater opportunity to familiarize himself with the electorate. Conversely, of course, it also gives the voters more time to know what he stands for, what he really believes in, and that could cut both ways. So in the end, I'm not sure it makes very much of a difference. June 4th for the counting is a bit of a surprise. It's a lot longer than the previous elections that I participated in, where I think each of my 3 previous elections were well done and dusted by May. June 4th would mean that normally Parliament would assemble for swearing in only after about the 14th, 15th of June, which is very much later than before. प्रथम चरण का चुनाव शुरू हो जाएगा और 4 जून को रिजल्ट आएगा। सर, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ तैयार? एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और जो चुनाव आयोग ने घोषणा किया है हम उसका स्वागत करते हैं और 4 जून को जब मतगणना होगी तो 400 पार सीटें जीतकर हम लोग एनडीए माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काउंसिल ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रूल्स नहीं बनाए हैं, तो इसलिए अभी इस पर कोई बहस करना बहुत जल्दी होगा। अब जबकि मोदी हुकूमत ने CAA के रूल्स बना दिए हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। नुकसान ये है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC आसाम में हुआ जिसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, उसमें से करीब 1 लाख के करीब मुसलमान हैं, बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर आप इस लॉ के उस रूल्स के तहत उन तमाम लोगों को दे देंगे सिटीजनशिप जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, तो ये बड़ा ही नाइंसाफ़ी होगी उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया।
दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1960s या 70s में एक जजमेंट में कहा था कि अगर कोई एल्योरमेंट आप देते हैं किसी को अपना रिलीजन बदलने के लिए तो वो भी एक क्राइम है। अब ये सरकार ये कह रही है कि अगर आपका रिलीजन इस्लाम है या आप मुसलमान हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, अगर आपका रिलीजन इससे हटकर होगा तो हम दे देंगे। तो ये भी एक किस्म का एल्योरमेंट है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमारे फाजिल वकील जनाब निज़ाम पाशा साहब हैं और हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर देखेगा। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। हम तो इंतजार कर रहे थे और हमने जनता भी इंतजार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में 370 पार बीजेपी जाए और 400 पार एनडीए जाए। अब तक का सबसे ऐतिहासिक विशाल विराट बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री भारी बहुमत से बनेंगे, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से। वहीं कांग्रेस पूरी तरह हाशिए पर चली जाएगी और अब तक के न्यूनतम वोट कांग्रेस को, न्यूनतम वोट भी और न्यूनतम सीट भी कांग्रेस को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ ऐसी कांग्रेस जहां नेता नहीं है, नीति नहीं है और नियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर, तीसरे चरण में विदिशा में चुनाव है जहां से आपको प्रत्याशी, हाँ, और जल्दी हो जाते तो मजा आता। अब तीसरे चरण का भी इंतजार करेंगे और जनता का भारी प्यार और स्नेह मिलेगा। सर, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने सभी 29 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की अभी चंद सीटें ही उतार पाई। वो उतारें कहां से, मिल ही नहीं रहे। बड़े नेता चुनाव परिणाम जानते हैं, इसलिए चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। अब जिस सेना में सेनापति गायब हो रहे हों, सेना का हश्र क्या होना है हम सब जानते हैं, इसलिए कौन लड़े। तो आपका फोकस विदिशा पर रहेगा कि पूरे मध्य प्रदेश पे या फिर पार्टी मुझे जहां भेजेगी मैं वहां जाऊंगा। विदिशा की जनता का वैसे ही आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन जनता को प्रणाम करने में जाऊंगा जरूर, लेकिन बाकी समय पार्टी जहां मुझे भेजेगी वहां मैं चुनाव प्रचार करूंगा। क्योंकि अब तक बुधनी की जनता यही कहती है कि नामांकन भरिए फिर हम संभाल लेंगे। अभी तो विदिशा वाले भी यही कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं जनता के बीच जाऊंगा जरूर आशीर्वाद लेने। दिल्ली आम आदमी पार्टी का, क्योंकि कल आप लोगों ने शुरुआत की, आप यहाँ के कन्वेनर हैं, दिल्ली के लिए क्या तैयारियां, क्योंकि गठबंधन में पहली बार कांग्रेस के साथ आप चुनाव। देखिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं और दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर ये गठबंधन चुनाव जीतेगा। दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव इस बार होने जा रहा है और उसके लिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके मजबूती से चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस ने कई 3 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। आप लोग का कहना था कि सामंजस्य के साथ कैंपेन करेंगे, लेकिन जहां कैंडिडेट ही घोषित नहीं, कैसे? मुझे लगता है कि पर्याप्त समय है। जिस तरह से छठे चरण में दिल्ली का चुनाव है, इलेक्शन घोषित हो गया है, मुझे उम्मीद है कांग्रेस भी जल्दी कैंडिडेट घोषित करेगी और हम मिल करके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जब से होंगी किस तरह से कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं, क्योंकि एक तरफ एनडीए है, वो दावे कर रहे हैं 80 में 80 जीतने के, यूपी की बात करी और नेशनल में बात कर रहे हैं 400 सीटों की। देखिए, वही मैंने कहा ना कि ये सब जो बातें आ रही हैं इस पे जरूर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए कि ये अपनी केवल कैलकुलेशन बता रहे हैं या इन्होंने कोई सेटिंग बैठा रखी है या कुछ ऐसा काम कर रखा जिससे 80 में 80 कर रहे हैं। 400 सीट तो लड़ी नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी, 400 लड़ी नहीं रही है, 400 की बात करते हैं। ये झूठी बात करते हैं। 80 में 80 की बात करते हो, कहां पे कहीं दम है? आप देखिए सब लोग किस तरीके से आम जनता परेशान है, बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से। अभी आपने सिपाहियों की भर्ती निकाली थी, 50,000 सिपाहियों की भर्ती लिखा 60,000, अब प्रदेश ने उसका जारी किया और भर्ती के लिए प्रक्रिया स्टार्ट की, पेपर लीक हो गया। 50 लाख नौजवानों ने उसमें दिया था एग्जाम, अब सबका भविष्य खराब कर दिया इन्होंने। वो तो भर्ती और पेपर लीक का फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है, सबका भविष्य खराब। बच्चों ने तैयारी कर, सालों साल तैयारी करते हैं। सिपाही की भर्ती केवल ऐसा नहीं, केवल पढ़ाई, उसके साथ पढ़ाई भी करते हैं, सवेरे 4 बजे उठ के मैदान में दौड़ भी मारते हैं, सपाटा भी खींचते हैं, दंड बैठक भी करते हैं। तो वो सारी चीजें उन्होंने तैयारी करके रखी बेचारों ने। गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, जो दिन रात मेहनत करने वाला परिवार अपने बच्चों को पढ़ाता है,
वो कहाँ है? वो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि अब इनको हम लोग समझाएंगे। और 60,000 नियुक्ति, अब 50 लाख लोगों से अपने फार्म भरवा दिया। एक फार्म का दाम 400 रुपए। आप जोड़ लो कितने पैसे हो गए, 200 करोड़ से ऊपर सरकार ने खजाना भर लिया। तो ये सारी चीजों का हिसाब जनता लेगी, खास करके महिलाओं के साथ जो अत्याचार अन्याय किया, किसानों के साथ जो अत्याचार अन्याय किया, किसान के हत्यारों को आपने टिकट दिया, तो ये सारी चीजें सामने आएंगी। किसानों के ऊपर आप गोली बम चलवा रहे हो, तो ये सब चीजों का हिसाब इस बार चुनाव में जनता इनसे लेगी और पूरी तरीके से इनको साफ करेगी। निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का हम स्वागत भी करते हैं और पूरी तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को संयम के साथ निर्देश का पालन करना, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा संवैधानिक संस्था का सम्मान करती है और उसके दिशा निर्देश को पालन करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में पूरी तरह से सकारात्मक भाव से भागीदारी करती है और सबको इसका सम्मान करना चाहिए। सामाजिक सद्भाव के साथ जनता के विश्वास को जीतने का प्रयास करना चाहिए। 2024 एक तरफा चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने को प्रधान सेवक करके सेवा के भाव से काम किए हैं और जो कहे हैं वो किए हैं। जो गारंटी उन्होंने जनता को दी, जो विश्वास उन्होंने दिलाया, उस विश्वास पर उन्होंने खरा उतरा है। जनता इस मेहनत का फल भी देगा।